आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आतिश। असल नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश इनका तखल्लुस था और तखल्लुस आप सभी जानते हैं कि शायर शायरी के अंदर जो अपना शायराना नाम रखता है उसे तखल्लुस कहते हैं। आतिश की गज़लों को हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। आज हम पढ़ेंगे आतिश की गज़ल गोई। हालांकि इन पेपर्स के अंदर आपको पॉइंट वाइज चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसे पढ़ने से पहले, इसे उतारने से पहले एक बार आप थोड़ा इसे समझ लीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को समझकर पढ़ते हैं तो समझने से ही हमें आधी चीज़ें याद हो जाती है। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। आतिश का उर्दू के शीरी कलाम शायरों में शुमार होता है। यानी शीरी का मतलब होता है मीठा कलाम, जिसे सुनकर कानों को भला महसूस हो, अच्छा महसूस हो। इनकी शायरी में जो हुस्न है और जज्बा है, दोनों घुल मिल गए हैं। इसके अलावा हमें इनकी शायरी के अंदर, इनकी गज़लों के अंदर सदाकत भी नज़र आती है। सदाकत के मानी होते हैं सच्चाई के, और यही इनका सबसे बड़ा कारनामा है। आतिश का एक शेर जो हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, वो ये है कि बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। यहाँ आतिश ये कहना चाहते हैं कि जो शायरी है वो एक जोहरी के काम की तरह है। यानी जिस तरह एक जोहरी, एक ज्वेलर्स अपने पीस के अंदर, अपनी ज्वेलरी के अंदर नगीनों को, स्टोन को जड़ता है, अगर उसके अंदर से, यानी उस ज्वेलरी के अंदर से एक भी नगीना आड़ा हुआ या तिरछा हुआ तो पूरा पीस ख़राब हो जाएगा, पूरी ज्वेलरी ख़राब लगेगी। इसी तरह अगर आप शायरी के अंदर या आप नस्र के अंदर जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, उसके अंदर, उस शायरी के अंदर अगर एक भी लफ्ज़ आपका थोड़ा आड़ा तिरछा लगा या थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरी गज़ल आपकी ख़राब लगेगी। इसीलिए जिस तरह जोहरी अपने काम को बहुत खूबसूरती के साथ आहिस्ता आहिस्ता करता है, उसी तरह हमें भी शायरी करते हुए बहुत ही ध्यान रखना होता है, बहुत ही सफाई से उस चीज़ को करना होता है। अब हम आते हैं आतिश की गज़ल गोई के ऊपर। पहली जो खूबी हमारे सामने आते हैं आतिश की, वो है हुस्नो इश्क के मज़ामीन। जहाँ तक हमें पता है कि हुस्नो इश्क के मज़ामीन हमें हर गज़ल में, तकरीबन हर गज़ल में मिलेंगे। हमें मीर के यहाँ भी हुस्नो इश्क मिलता है, आतिश के यहाँ भी मिलता है, गालिब के यहाँ भी मिलता है, मोमिन के यहाँ भी मिलता है। लेकिन आतिश की एक जो डिफरेंट खूबी है, एक इनका जो अलग से पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सबसे जुदा है। इनके यहाँ पर ना तो रोने धोने वाला इश्क मिलता है और ना ही एक हवसनाकी वाला इश्क मिलता है, बल्कि हम यहाँ देखते हैं कि इनके इश्क के अंदर एक तरह का हुस्न है, या ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ पर एक तरह की सेहतमंदी है। यानी इनके यहाँ जो आशिक है, इनकी गज़लों में जो आशिक हमें मिलता है, वो ज़िंदगी से भरपूर है। वो बात बात पर रोता नहीं है, आंसू नहीं बहाता है, बल्कि ज़िंदगी से भरपूर है और ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीते हुए मोहब्बत करता है। इसके अलावा आतिश की जो दूसरी खूबी है वो है बेनियाज़ी, इस्तिग़ना और मसाइल तसव्वुफ़ का बयान। तसव्वुफ़ का लफ्ज़ सुन के एक तरह का फ़लसफ़ा हमारे दिमाग में आता है, या अगर हम तसव्वुफ़ की बात करें तो ये इतना छोटा सा पॉइंट नहीं है कि हम सिर्फ लफ्ज़ों में इसे समझ लें, बल्कि तसव्वुफ़ को पढ़ने के लिए कई दिन, कई घंटे हमें चाहिए। तो अगर हम तसव्वुफ़ को एक छोटे से पिराए में या एक छोटे से चंद लफ्ज़ों के अंदर हम बयान करें, तो तसव्वुफ़ एक बंदे, एक परहेज़गार बंदे
और अल्लाह के बीच का जो कनेक्शन है, उनके दिलों का जो कनेक्शन है, उसे हम तसव्वुफ़ कह सकते हैं। तो यही खूबी, यही कनेक्शन हमें आतिश की गज़लों में नज़र आता है, क्योंकि आतिश एक कलंदर मिजाज आदमी थे, या एक ये कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत के अंदर एक कलंदरपना था। कलंदर इंसान मस्त मौला होता है, दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं होता है और दुनिया की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हमें आतिश के मिजाज में, आतिश के बिहेवियर में नज़र आती है। जैसे उनका एक शेर है, बादशाही से फ़कीरी का है पाया बाला, बोरिया छोड़ के तख्ते सुलेमा मांगू। यहाँ आतिश ये कह रहे हैं कि एक तरफ बादशाह है और दूसरी तरफ फ़कीर, लेकिन यहाँ बादशाह ऊंचा नहीं है, यानी उसकी बादशाहत जो है वो ऊंची नहीं है, बल्कि जो फ़कीर की फ़कीरी है वो ऊंची है, उसे मैं ज़्यादा ऊंचा मानता हूँ। इसीलिए मैं बोरिया छोड़ के, यानी जो ये तख्तो ताज है, महल है, इन सब को छोड़ के तख्ते सुलेमा मांगता हूँ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत में लगे रहना चाहता हूँ। तीसरी खूबी जो हमें आतिश के यहाँ नज़र आती है वो है रजाइयत। रजाइयत का मतलब होता है बुलंद हौसलगी, जवां मर्दी, जिसके अंदर उदासी नहीं होती है, या कभी भी वो अपने आप को एक हारा हुआ आशिक, उदास आशिक नहीं बताते हैं। और ना ही आतिश किसी चीज़ से खौफ खाते हैं। वो हर मुश्किल में, हर स्थिति के अंदर, हर हालत में, कैसी भी हालत हो, आतिश अपना सर नहीं झुकाते हैं और एक बुलंद पाया मर्द की तरह या मर्दाना बिहेव करके अपने आप को साबित कर देते हैं। यानी रजाइयत का मतलब है कि आप बहुत बुलंद हौसलगी वाले इंसान थे और हमेशा हर हाल में खुश रहने वाले इंसान थे। चौथी जो खूबी है आतिश की वो है असरी हैसियत। असरी हैसियत यानी उस दौर के अंदर, जो आतिश का दौर था, उस दौर के अंदर क्या क्या हालात हो रहे थे या क्या हकीकतें उस टाइम थी, उस चीज़ को आतिश ने अपनी गज़लों के ज़रिए पेश किया है। यानी एक तरह की हकीकत निगारी को पेश करने की कोशिश आतिश ने अपनी गज़लों में की है। इसके बाद आता है ज़बान व असलूब। आतिश की जो ज़बान है वो बहुत शगुफ्ता है, यानी एक ऐसी ज़बान जिसे पढ़कर हमारा दिल खुश होता है। इसके साथ साथ इनका जो उसलूब है, लिखने का तरीका है, उसमें सफाई है, सादगी है, सलासत है और रवानी है। इन सब चीज़ों ने मिलकर आतिश की गज़लों को बहुत ज़्यादा असरदार बना दिया है। यहाँ हमें कोई बनावट या कोई एक होता है कि इंसान सिर्फ दूसरों को देखकर लिखता है, इस तरह की चीज़ें आतिश की गज़लों में नहीं मिलती है, बल्कि हमें उनकी गज़लों को पढ़कर यह महसूस होता है कि आतिश ने जो कुछ भी लिखा उसमें एक तरह की सच्चाई है, एक तरह का जज्बा है, एक तरह की मोहब्बत है। इसका एक शेर या एक मिसाल हम ये दे सकते हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। आप जब भी किसी की खुसूसियात को पेश करें तो साथ ही साथ कुछ अशआर भी पेश करते जाए, क्योंकि इससे आपके नोट्स के अंदर या आपके जवाबात के अंदर एक तरह की जान पड़ जाती है। नेक्स्ट जो है ज़बान व असलूब के अंदर एक जो खूबी आती है वो है तशबीह और इस्तिआरे का इस्तेमाल। यानी आतिश तशबीह और इस्तिआरे का इस्तेमाल भी अपनी गज़लों के अंदर करते हैं। तशबीह और इस्तिआरा मैं कई बार समझा चुकी हूँ, आज भी बता देती हूँ। और आपको अगर इसको और थोड़ा डीपली समझना हो तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डाल रखी है, आप एक बार ज़रूर जाकर इसे देखें, क्योंकि आप तशबीह इस्तिआरे को समझे बगैर पूरी गज़ल को नहीं समझ सकते हैं। तशबीह होती है किसी से तुलना करना, यानी एक चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से करना। इसके बाद इस्तिआरा आता है। इस्तिआरे का मतलब होता है
तुलना ना कर करके आप डायरेक्ट किसी चीज़ को मिलाते हो। यानी एक आप शेर देखे, ना पूछा हाल मेरा, चोबे खुश्के सेहरा हूँ, लगा के आग मुझे कारवा रवाना हुआ। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये है कि ना पूछो हाल मेरा, चोबे खुश्के सेहरा हूँ। चोब कहते हैं लकड़ी को, खुश्क कहते हैं सूखी हुई, सेहरा कहते हैं जंगल। यानी जंगल में जो सूखी हुई लकड़ी होती है ना, मैं उसकी तरह हूँ जिसे कोई भी आग लगाकर चला जाता है। तो यहाँ अपने आप का थोड़ा मुआवजा या अपने आप को आतिश ने चोबे खुश्के सेहरा कहा है, यानी जंगल में पड़ी हुई सूखी लकड़ी कहा है। इसके अलावा आतिश की गज़लों में हमें रदीफ़ काफ़िए का भी बेहतरीन इस्तेमाल मिलता है। और रदीफ़ काफ़िए को भी अगर आपको समझना है तो आप मेरी एक वीडियो है, उसे आप आराम से देखें और समझें। इसके बाद आता है लास्ट में हासिल कलाम, यानी हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे हमें क्या समझ आया या हमें क्या थोड़ा निचोड़ निकला इस चीज़ का। हासिल कलाम में हमें लिखना है कि आतिश एक बुलंद पाया शायर थे, उनकी फ़िक्र बहुत आला थी। उनकी गज़लें हमें लखनऊ की याद दिलाती है कभी, तो कभी दिल्ली की दिलाती है, और कभी कभी इनका जो अंदाज़ है वो बिल्कुल हमें जुदा नज़र आता है। इनकी शायरी में हमें एक निशात मिलती है। निशात यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह की उम्मीद मिलती है, और इनका जो लहजा है या लिखने का जो तरीक़ा है वो हमारे दिल में हमेशा के लिए उतर जाता है। तो आज हमने पढ़ा है